नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 को। यह आपकी 7 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन में बात करेंगे अनुच्छेद लेखन की। यह अनुच्छेद लेखन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने शब्दों में हमें लिखना होता है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट के। जब हमें अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो कहकर या फिर हम लिख करके दूसरों को पहुंचाते हैं या दूसरों को हम समझाते हैं। अब लोगों के पास समय आमतौर पे अक्सर देखा होगा कि कम समय होता है। अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में लिखते हैं तो भी लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते। तो इसलिए अपनी बात को हमें कैसे बताना होता है, कम से कम शब्दों में, यानी कि कम से कम शब्द हो, कम से कम वाक्य हो, तो उसमें अपनी बात को बताना होता है। तो जब इस तरीके से बताया जाता है तो ये एक कला होती है, इसे बोलते हैं हम अनुच्छेद लेखन। ओके, यानी कि कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात, जो भी मुद्दा है, जो भी समस्या है, उसको कहना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो इसी अनुच्छेद लेखन के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन है क्या। तो अनुच्छेद लेखन मतलब यूं कह सकते हैं कि छोटा निबंध होता है। निबंध आपने हिंदी में किए होंगे। निबंध क्या होता है, उसमें हम विस्तार से पूरी बात करते हैं। जबकि अनुच्छेद लेखन में ये होता है कि हम किसी एक भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इसे ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि एक भाव को, एक घटना को, एक विचार को, एक विषय को व्यक्त करने के लिए जब हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इंग्लिश में इसको पैराग्राफ कह सकते हैं। ओके, पैराग्राफ आपने किए होंगे इंग्लिश में, तो पैराग्राफ ही हिंदी में अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन को हम छोटा निबंध या फिर लघु निबंध कह सकते हैं। अब जो निबंध क्या होता है, 400 से 500 शब्दों में लिखिए, 300 से 400 शब्दों में लिखिए, 500 से 700 शब्दों में लिखिए। अब निबंध लेखन तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। उसमें तो हम भूमिका बनाते हैं, एक एक विषय का अलग से एक हम पैराग्राफ बनाते हैं। ओके, एक अलग स्टंजा बनाते हैं ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है किसी एक विचार को इस तरीके से लिखना होता है कि उसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होने चाहिए, शब्द संख्या सीमित होनी चाहिए और एक भी वाक्य इसमें अनावश्यक नहीं होना चाहिए। क्योंकि 80 से 100 शब्दों की अगर बात करें, 80 से अगर 100 शब्दों में हमें अपनी बात को रहना है तो वहां पे हमें ये चीजों को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। बिना बात के हम किसी वाक्य को अगर लंबा खींचेंगे या उसको रिपीट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, पूरी बात हम अपनी रख ही नहीं पाएंगे। अनुच्छेद में घटना या विषय का वर्णन संतुलित और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। यानी कि संतुलित हो, कम शब्द हो, लेकिन वो वाक्य, वो भाव पूरा भी हो जाए, ये भी हमें देखना होता है। तभी तो बात की गई ना कि इसके लिए स्किल चाहिए, ये भी एक कला होती है। शब्दों के सही चयन को हमें ध्यान में रखना होता है। साथ साथ अगर हम लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग कर लें तो इससे हमारी जो भाषा शैली है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, सजीव हो जाती है। तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां, 2 पंक्तियां हमने लिख दी, मुहावरे का प्रयोग कर दिया या लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया। अब मुहावरे लोकोक्तियां क्या होती है, गागर में सागर भरना होता है, कम शब्दों में अपनी बात को बहुत ज़्यादा कहना होता है। अब यहाँ पे शब्द कम है तो हम लोकोक्तियां, मुहावरे या कविता के जो अंश है अगर वो प्रयोग करते हैं तो और भी गजब हो जाता है हमारा अनुच्छेद लेखन। अब जो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फिर अंतर क्या रह जाता है, क्या सिर्फ आकार, मतलब ये कह लीजिए कि शब्दों की संख्या ही कम है, ऐसा नहीं है। और भी अंतर होते हैं कि निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में सब कुछ लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह इसमें भूमिका, मध्य भाग, उपसंहार ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अनुच्छेद लेखन में हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है, मुद्दे की बात करनी होती है, जिस विषय पे है उसी विषय पर सीधे तौर पे बात करनी होती है, घुमाना नहीं होता। निबंध लेखन में हम घुमाते हैं, भूमिका बनाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। इसके साथ साथ अनुच्छेद है, कम शब्दों में होते हुए ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी कि कंप्लीट हम जो कहना चाहते हैं वो कह दिया जाता है। और इसमें अनुच्छेद का जो मुख्य विचार या भाव की जो कुंजी है वो या तो आरंभ में होती है या फिर अंत में होती है। यानी कि हम जिस विषय के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या तो हम शुरुआत में कहते हैं या फिर वो अंत में कहा जाता है। 80 से 100 शब्दों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होते, इसलिए हमें कई सारी बातों को ध्यान में रखना होता है जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है कि अनुच्छेद लेखन से पहले हम अपने मन में उसकी रूपरेखा बना लें, संकेत बिंदु इत्यादि बना लें, पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ओके, जब भी आप एग्जाम में अगर लिखने की कोशिश करो तो आप लिख लीजिए कहीं पे रफ पेज के ऊपर या कहीं पे लिख सकते हो या मन में बना सकते हो।
कि अच्छा मुझे ये बात बतानी है, इसमें मुझे ये एग्जाम्पल लेना है और इस तरीके से मुझे एंडिंग करनी है। ठीक, फिर अनुच्छेद लिखना है, थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखना। अनुच्छेद में विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करना होता है। इसमें यह नहीं कि हम पहले पक्ष में बोलें, फिर विपक्ष में बोलें, फिर उसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकालें, ऐसा इतना मौका नहीं होता। आप जिस विषय पर अपनी तरफ से पॉइंट रखना चाहते हो, अपने व्यूज़ रखना चाहते हो, वही हम रखेंगे। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराना है, क्योंकि बार-बार दोहराएँगे तो फिर 80 से 100 शब्द है, वही एक ही बात को हम घुमाते रहेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा, प्रभावशाली नहीं लगेगा। अनावश्यक रूप से हमें किसी बात को खींचना भी नहीं है, कुछ नया बताना है हमें, और शब्द सीमा को हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम 80 से 100 शब्द हैं तो हम 150 तक पहुँच जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 है मतलब 110 तक आप जा सकते हो। 80 से 100 है तो 110 तक चलेगा, 90 चलेगा, 95 चलेगा, 80-82 भी चलेगा। यानी कि इतने होने चाहिए। कम रह गए तो भी सही नहीं है, क्योंकि वो अनुच्छेद नहीं लगेगा, और दूसरा ज़्यादा हो गए तो निबंध की श्रेणी में आ जाएगा। पूरे अनुच्छेद में एकरूपता रहनी चाहिए, यानी कि उसमें ऐसा नहीं हो कि कहीं पे कुछ और ही बात करें, कहीं पे कुछ और ही बात करें, वो आपस में जुड़े होने चाहिए। और विषय से संबंधित सूक्ति या फिर कविता की पंक्तियों का, मुहावरों का, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। ओके, तो ये तो बात हुई कि अनुच्छेद लेखन हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें दिया गया आज की इस वर्कशीट में एक टास्क, एक अनुच्छेद लेखन करना, विषय दिए गए, कौन से विषय पे करना है, कई सारे विषय दिए गए। अच्छी बात है कि हम एक अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो हमें विषय दिए गए, ऑनलाइन पढ़ाई पे लिख सकते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस विषय पे लिख सकते हैं, मित्र के जन्मदिन का उत्सव है, इस विषय पर लिख सकते हैं, मीठी बोली का महत्व या विद्यालय की प्रार्थना सभा, कोई भी एक जो विषय उसके ऊपर लिख सकते हैं। खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने विषय चुना है जो आपसे जुड़ा हुआ है। अभी की अगर बात करें तो है ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक, उसके ऊपर अनुच्छेद लेखन किया मैंने। ऑनलाइन शिक्षा को इंटरनेट आधारित शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह वो शिक्षा है जो इंटरनेट के बिना आरंभ नहीं हो सकती। ओके, इसे हम इंटरनेट शिक्षा इसलिए कहेंगे क्योंकि इंटरनेट के बिना तो हो ही नहीं सकती ना। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि तकनीक के माध्यम से घर बैठे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का यह माध्यम लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग में होता था। अगर इस कोविड पीरियड से पहले की बात करें तो जो एमए की या पीएचडी वगैरह करते थे, जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते थे, तो इस माध्यम से स्टडी किया करते थे। लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये जो चलन है वो हमारे स्कूलों में आ गया है। अब तो उससे पहले सोचिए, कभी यूट्यूब पे आप आए होंगे, रेयर ही कभी आए होंगे। आपने कभी जूम क्लासेस ली है? नहीं ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है? नहीं हुई। लेकिन कब हुई? जब कोविड आ गया। ओके, तो उसके बाद से स्टार्ट हो गया। अब जब ये स्टार्ट हो गया तो ताउम्र चलेगा। मतलब ये नहीं कि कोविड ताउम्र चलेगा, कोविड तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी चीज़ें वो ईजी हो गई है। घर बैठे आप किसी से पढ़ रहे हो, साउथ दिल्ली में आप बैठे हो, आप हो सकता है दिल्ली वापस ना आए हो, बिहार हो, और यहाँ से आप, मैं कहीं और बैठा हूँ और आप बिहार में या यूपी में कहीं पर जाकर के अपने वीडियो को देख रहे हो, कनेक्ट हो पा रहे हो, जूम क्लासेस के थ्रू आप कनेक्ट हो पा रहे हो। तो कोरोना वायरस के समय इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, किंतु सरकार को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यानी कि यहाँ पे कंटेंट अभी भी कम है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बढ़ा, तो आगे और ज़्यादा बेटर आएगा। और विद्यालय प्रशासन को भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो उसको भी बेटर कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्र घर पर ही माता पिता के सामने, पेरेंट्स के सामने अध्ययन करते हैं, और बच्चों की फीस, समय आदि की भी बचत होती है। अब आप ट्यूशन जाते हो, 40 मिनट का पीरियड होता है, 3 घंटे लगा करके आते हो। अगर यही घर पे हो जाए तो आपको बस लिंक मिलेगा और आप उससे अगर कर लो, हो सकता ना। अगर अच्छा टीचर है, इफेक्टिव तरीके से करा रहा है, तो आप घर पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो आपका समय बचता है, फीस कंपेरेटली यहाँ पे कम रहती है। यह इस कोविड काल में पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि इस समय अगर कोविड काल की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस तो संभव ही नहीं है, किसी भी कारण से संभव नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प क्या रह जाता है? विकल्प यही रह जाता है कि हम ऑनलाइन अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। बच्चे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा का बच्चों पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। कई बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खेलना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गेमिंग में ही फंस गए हैं 2 साल से। अपनी लाइफ के जो उनके लक्ष्य थे वहीं से कहीं भटक गए हैं, कच्चे में हो गए, और शायद उनमें से 95% 95% वापस ट्रैक के ऊपर आ भी नहीं पाएंगे। ओके, तो ये भी एक समस्या है। साथ साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक,
सोशल मीडिया जैसे है ये प्लेटफॉर्म है, ये बच्चों का समय नष्ट करते हैं कि ऑनलाइन पे गए तो ऑटोमेटिक वो मौज ऐप हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, वो बुला लेते हैं कि भाई थोड़ी सी देर तो आ जा। और थोड़ी सी देर का मतलब 2 घंटे। ओके, मन ही नहीं करता फिर दोबारा से स्टडी की तरफ जाने का, तो ये भी एक समस्या है। और कुछ बच्चे फिल्मी वीडियो देखते हैं, देखते नहीं बनाते भी हैं, तो ये कुछ समस्या है जिसको हमें काबू में रखना होगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा में माता पिता को बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।